वेल कौन कहता है कि पुराना प्यार भुलाया नहीं जा सकता, बस नया वाला पुराने वाले से बेहतर होना चाहिए। खान सर ने कहा था, ये बहुत पहले मैंने सुना था अपने टाइम में। करेक्ट। अब ये टॉपिक मैं क्यों लाया यहाँ पे? बिकॉज इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल इन डिटेल। हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में सब कुछ देख लिया था। अब पुराना प्यार भुलाने की बारी है। नया प्यार कौन है बेटा? यूकैरियोटिक सेल। सो द यूकैरियोटिक सेल इज फार फार बेटर देन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो क्या प्रो निब्बा था? क्या प्रो काम का नहीं था? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। द लाइफ स्टार्टेड विथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट यूकैरियोटिक सेल। हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। बाकी इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, आज के इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई अगर है तो वो है हमारा प्यारा सा सेल मेम्ब्रेन। करेक्ट। तो सेल मेम्ब्रेन को हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। यूकैरियोटिक की कुछ बातें मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आओ बेटा वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वेलकम टू यूट्यूब चैनल बिट्टूज बायोलॉजी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। आओ बेटा पढ़ा जाए। क्या है टॉपिक का नाम? द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू सी इज यूकैरियोटिक सेल। वैसे तो आपने बहुत कुछ जाना है, समझा है, देखा है अबाउट यूकैरियोटिक सेल, है ना? कुछ और डिटेल में बात हो जाए। सो यूकैरियोटिक सेल का मतलब, यू बोले तो ट्रू। यू मतलब क्या बेटा? ट्रू। ओके, इफ यू आर ट्रू देन इट इज ट्रू। कैरियो, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और टिक, टिक मतलब सही बात है सर, आप झूठ थोड़ी ना बोलोगे यूट्यूब पे आके, है ना? तो ट्रू, न्यूक्लियस, टिक है भाई, सही है। सेल, ऐसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू न्यूक्लियस? तो बेटा ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है ऐसा न्यूक्लियस विच हैज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। वो न्यूक्लियस आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड न्यूक्लियस? उसके सारे स्ट्रक्चर्स आप देख सक रहे होंगे यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना? या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन कंपार्टमेंटलाइजेशन। ओहो, क्या बोल दिया सर आपने? कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स, यानी आपके साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को अलग अलग करने वाला कौन है? नन अदर देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि अगर ये मेरा सेल है, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, तो मेरे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, द फ्लूइड, द साइटोप्लाज्म, वो मेरे न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ ना करे। ये कौन मेक श्योर करेगा बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो मैंने ब्लू कलर का गोला बनाया ब्लैक कलर के गोले के ऊपर, दैट इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? ओके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल सेपरेट एंड इट विल फॉर्म फ्यू कंपार्टमेंट्स, है ना, इन द सेल। ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग कंपार्टमेंटलाइजेशन हो ही जाता है क्योंकि आपका यूकैरियोटिक सेल है। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है, इसके पास होता है बेटा, यूकैरियोटिक सेल के पास, हमारे पास होता है, क्या होता है? दे हैव वेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की कोई कमी नहीं है। सारे के सारे ऑर्गेनेल्स जो भी होंगे मोस्टली जहां पे जरूरत है, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड। फिर हम यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स क्या है? विच आर यूज्ड इन लोकोमोशन और मूवमेंट। ओके, लोकोमोशन लिखूं या मोटिलिटी लिखूं, या फिर मैं इसमें लिख दूं लोकोमोशन के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है दैट इज बेटा साइटोस्केलेटन। कुछ साइटोस्केलेटन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। फिर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं दे आर वेल डिफाइंड, फंक्शन इनका पूरा अलग हो जाता है, ट्रू न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक के आगे जाने के बाद हमको पता चला कि भाई दीज यूकैरियोटिक सेल्स कैन एक्चुअली कंबाइन टू फॉर्म व्हाट? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना? यूनिसेलुलर तो हो ही सकता है, सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? बट वहां पे आगे जाके टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये सब होता है। आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा, अगर आपका सिलेबस डिलीट ना हुआ हो तो। एक चैप्टर था बड़ा सुंदर सा, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर ये चीजें आती है बेटा, ठीक है? तो दिस इज अ वेरी जनरल, अ वेरी बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट? अ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो हमने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखे, कौन से ऑर्गेनेल्स हैं? देखो बेटा, न्यूक्लियस तो आपके पास आ ही गया, ठीक है, इसकी तो कोई कमी थी नहीं। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड मेम्ब्रेन, सॉरी नॉट मेम्ब्रेन, एक फ्लूइड मीडियम है, एक मीडियम है जहां पे सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और क्या होता है बेटा इनके पास होता है माइक्रो महिंद्रा जी नहीं, इनके पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो मैं लिख भी रहा हूँ, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और इनके पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है बेटा? दे आर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, पूरे सेल के अंदर फैले हुए होते हैं, न्यूक्लियस से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। या आपने देखा था
प्रोकैरियोटिक सेल में, है कि नहीं? देन वी हैव व्हाट, गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। और क्या होता है, राइबोसोम तो है ही है बेटा, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। फूड वैक्यूल भी है, यहाँ पे थोड़ा छोटा होगा, एनिमल सेल्स में छोटा होता है, प्लांट सेल में बड़ा होता है, दैट इज द डिफरेंस। बाकी वैक्यूल्स में लगभग सारी चीजें स्टोर होती है। फिर लाइसोसोम्स ले लो, ठीक है। ओहो, सेल मेम्ब्रेन इस वीडियो का हॉटस्पॉट, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ भूल जाऊंगा। क्लोरोप्लास्ट होगा, प्लास्टिड में जो आता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख सकते हैं आगे। तो दीज आर सम सेल ऑर्गेनेल्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। उसमें से हमने जो यहाँ पे उठाया वो है हमारा प्यारा सा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बेटा एनसीईआरटी निकाल लो, नोटबुक ले लो, पेन को रेडी रखना बिना ढक्कन के, क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टडी द फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड एज वेल एज योर्स। इस वीडियो के बाद बन जाएगा, अगर नहीं भी है तो, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। क्यों मैं इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं इसके ऊपर, क्योंकि देखो यार, सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इसके अलग अलग नाम क्या है। एक नाम है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। लेट मी चेक माय माइक, ओके चल रहा है, ठीक है चलो। लास्ट टाइम पोपट हो गया था, माइक चालू नहीं किया भाई ने, पूरा वीडियो शूट कर लिया, फिर पता चला उप्स, साउंड तो आया ही नहीं, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दूसरा नाम है बेटा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर इसका एक नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। दीज आर द फोर नेम्स ऑफ द सेम थिंग। क्यों है ये ऐसा, ये इसके फंक्शन की वजह से, आई विल लेट यू नो इन डिटेल, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सो हियर इज योर सेल मेम्ब्रेन। बेटा बहुत ही मेहनत से ड्रॉ किया, देख सकते हो आप लोग कितना खूबसूरत लग रहा है सेल मेम्ब्रेन, जस्ट लाइक यू, है ना। अब इतने सारे गोले 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 क्या बनाए सर, तो बेटा एक 3D स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की मैंने। मान लो कि सेल मेम्ब्रेन आपका अगर ऐसा है तो बहुत सारे लेयर्स होंगे, मल्टीपल लेयर्स होंगे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। तो मल्टीपल लेयर्स के नीचे वो टेल स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। तो वो मैंने दिखाने की कोशिश की, यानी ये दो एकदम इंटीमेट लेयर और इसके बाद पीछे 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 तक चलते जा रहा है, बिकॉज आई हैड टू शो यू द इंटीग्रल प्रोटीन, यानी इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, उसके लिए मुझे बनाना पड़ा। ओके, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ, सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है अपने को, सही बात है, ओके। तो बेटा सेल मेम्ब्रेन की सबसे पहली स्टडी जो हुई थी, तो केमिकल स्टडीज वर डन ऑन आरबीसी। कौन सा आरबीसी पे बेटा? ह्यूमन आरबीसी। फैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं, मैकेनिज्म समझाना मेरा काम है, वो मैं समझा दूंगा, क्योंकि इसको लिखते हुए देखने में तुमको कोई मजा नहीं आ जाता, इसलिए मैंने पहले से लिख के रख दिया, ओके। सो ह्यूमन आरबीसी के ऊपर केमिकल स्टडी हुए, किसने किया? तो बेटा दो महान साइंटिस्ट थे, गॉर्टन एंड ग्रेंडल। केमिकल स्टडी से ये पता चला हमको कि द ह्यूमन आरबीसी कंसिस्ट ऑफ 3 चीफ कंपोनेंट्स। पहला है उसके पास लिपिड, दूसरा है प्रोटीन। तो मेनली हम ये दो कंपोनेंट तो मानते हैं कि भाई सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ये बात दिमाग में डाल देना, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। उसके अलावा बेटा दो चीजें और होती है, जिसमें से एक मैंने लिखा है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, यानी शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, एक होगा हमारे पास प्यारा सा कोलेस्ट्रॉल। कहाँ होगा, क्यों होगा, अपने यहाँ पे देख लेंगे, डोंट यू वरी अबाउट दैट, ओके। फिर अब जो रेशियो है कि सर प्रोटीन ज्यादा कि लिपिड, दैट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। बेटा जिस टाइप का सेल होगा, जैसे उसकी जरूरत होगी, उसके बेसिस पे ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कितना प्रोटीन होने वाला है या कितना लिपिड होने वाला है। If we talk about human RBC, we have 52% of protein and 40% of lipid. Remaining 8% consists of sugar, cholesterol, etc., etc. Is that clear? Okay, समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन बेटा दो टाइप में डिवाइडेड है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। अब ये सब क्या है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये खूबसूरत सा स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में आप जब से देख सकते हो ये गोले 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 जो है, इसमें से अगर मैं एक गोला बाहर निकालू, एक गोला अपने ने बड़ा कर दिया, कुछ इस तरह से कर दिया, यह है बड़ा गोला, ठीक है, ओके। बड़े गोले का आप एक हेड देख सकते हो, दिस इज द हेड। हेड इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट, किसका बना बेटा? फॉस्फेट का, ओके। अभी जो फॉस्फेट का हेड है, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोफिलिक इन नेचर। कैसा होगा बेटा ये? हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक बोले तो वाटर लविंग, वाटर लविंग बोले तो बेटा दिस इज ऑल्सो पोलर। पोलर मतलब इसके पास चार्ज है, ये समझ गए। तो जो आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, द पेरिफेरल लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो लेयर जो एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में होगा और सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म के साथ भी कांटेक्ट में होगा, यानी ये वाला लेयर। सी इसके अंदर सेल है ना, सी सपोज दिस इज एनवायरनमेंट, ये भाई बाहर का एनवायरनमेंट है, ठीक है।
बीच में पतला सा सेल मेम्ब्रेन जिसको हमने मोटा कर दिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो कुछ ऐसा ही दिखा था, मोटा कर दिया, और अंदर के साइड यानी ये सेल मेम्ब्रेन खत्म, यहाँ पे वापस आपका सेल, सेल के अंदर, हम सेल के अंदर पहुंच गए। इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? तो अगर अपने सेल मेम्ब्रेन को मैग्नीफाई कर दे तो कुछ ऐसा दिखता है बेटा, ठीक है? ये पूरा सेल मेम्ब्रेन का लेयर है, पूरा क्या है, सेल मेम्ब्रेन का लेयर, मतलब इतना बड़ा नहीं होता जनरली, कैसा होता है देखो तुमको दिखाता हूँ, सी कुछ इस तरह से होता है बेटा, समवॉट लाइक दिस, ओके, इस तरह का होता है, सिर्फ इतने लेयर होते हैं, ये पूरा कंटिन्यू खींचते जाओ सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा। मुझे तुमको 3D दिखाने का चुल था इसलिए मैंने ये बना दिया, ठीक है? चलिए, तो फॉस्फेट हेड होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर होता है, ठीक है? हेड किसका बना बेटा, फॉस्फेट का, है ना? तो यहाँ पे जो हमने लिखा है ना लिपिड, कटेगी हो, सिर्फ लिपिड नहीं लिखा है, फॉस्फोलिपिड लिखा, क्या लिखा है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड इज इसीलिए बिकॉज इट इज नॉट जस्ट मेड अप ऑफ लिपिड, द बायोमोलिक्यूल व्हिच इज नॉट soluble in water, but it is also made up of a phosphate group। तो फॉस्फेट प्लस लिपिड, फॉस्फोलिपिड, समझ में आया? चलो आगे, ये जो इसका सुंदर सा टेल है, टेल, दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। क्या है बेटा, हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग, ये तो पानी में मिलता नहीं है। अगर पानी में नहीं मिलना है इसको तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, नॉन पोलर हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। टेल है हाइड्रोफोबिक, किसका बना होगा, जैसे फॉस्फेट का बना था, ये बनता है बेटा लिपिड का, किसका बनता है, लिपिड का, ठीक है? बहुत सारा ब्लू ब्लू हो गया, आपको थोड़ा सेपरेशन करके दिखा दूं। देखिए, ये हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल जो आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है? फॉस्फेट हेड होगा उसका, क्या होगा, फॉस्फेट हेड, फॉस्फेट का बना हुआ। हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, पानी में सॉल्यूबल है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, पानी में सॉल्यूबल है, ओके। पोलर इन नेचर है, कैसा बेटा उसका नेचर, पोलर, यानी चार्ज मॉलिक्यूल है। नीचे जब हम पूछड़ी की ओर जाते हैं टेल की तरफ, टेल कैसा बेटा, हाइड्रोफोबिक है, वाटर हीटिंग है, वाटर हीटिंग है मतलब नॉन पोलर है, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है, यानी जो चीजें पानी में सॉल्यूबल है वो चीजें यहाँ पे आने वाली नहीं है, सॉल्यूबलाइज नहीं होने वाली, ओके। देन वो बना हुआ है लिपिड का, ठीक बात है। ऐसे ही कंटिन्यूअस शीट के फॉर्म में आपका सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब जब इसके बीच में डिसकंटिन्यूएशन हो जाता है, कहीं कहीं कंटिन्यूटी छूट जाती है, फिल इन द ब्लैंक करना पड़ता है, तो कौन आएगा बेटा? यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर का मैंने कुछ बनाया है, नहीं दिख रहा है तो देखो, यहाँ पे एक स्पॉट है, अगर आप ध्यान से देख सको, यहाँ पे एक स्पॉट है जहाँ पे कुछ नहीं था, ये मैंने भर दिया। मान लो यहाँ से मैंने कुछ खाली कर दिया, सपोज ये छेद कर दिया मैंने, सेल मेम्ब्रेन में खड्डा कर दिया, अब इसको भरना है, ऐसे कुछ तो मटेरियल डाल के भरना है। तो जो चीज सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलाईज करेगी वो है यहाँ पे आपका कोलेस्टेरॉल। क्या है बेटा, कोलेस्टेरॉल, अंडरस्टूड? सो इन सेल मेम्ब्रेन वी आल्सो हैव कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि बेटा लिपिड्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ऑल उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल, ठीक है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है इट एक्ट्स एज अ मेम्ब्रेन स्टेबिलाईजर। फंक्शन क्या है उसका यहाँ पे, मेम्ब्रेन स्टेबिलाईजर। जब भी तुम्हारे मेम्ब्रेन में कोई भी गड़बड़ी होगी तो कोलेस्ट्रॉल विल बी लाइक बेबी काम डाउन, मैं हूं ना, है ना? तो कोलेस्ट्रॉल क्या है बेटा, मेम्ब्रेन स्टेबिलाईजर, वो पूरे मेम्ब्रेन को स्टेबिलाईज करके रखता है। और क्या चीज है हमारे पास सर, ये क्या है अंदर बीच में बेटा, वो ग्लाइकोलिपिड है, शुगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं क्यों बताऊं, मैं यहाँ बता दूंगा, ऐसी कोई बात डोंट यू वरी। चलिए, ये जो मेरा प्रोटीन है ये आएगा बेटा इंटीग्रल प्रोटीन। क्या आएगा, इंटीग्रल प्रोटीन। चलो अंदर में लिखते हैं, गंदा करेंगे डायग्राम को, ऐसे नहीं करते, बाहर बना दो। चलो, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसा हुआ है। ये भी कौन सा प्रोटीन होगा बेटा, इंटीग्रल, और लिख दे इसके अंदर भी, ये भी कैसा है आपका, इंटीग्रल प्रोटीन। ये भी क्या है बेटा, इंटीग्रल प्रोटीन। ये सारे प्रोटीन इंटीग्रल इन नेचर है जस्ट बिकॉज दे आर लोकेटेड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, अंदर घुसे हुए हैं वो, तो हम उसको कौन सा प्रोटीन बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन। सम प्रोटीन्स आर लोकेटेड ऑन द सुपरफिशियल लेयर, पेरिफेरल लेयर, बाहर है, ऐसा आप आराम से निकाल सकते हो, पिक किया निकाल दिया, वो क्या होता है बेटा, पेरिफेरल प्रोटीन। ये देख लो ब्लू वाला बाहर लेटा हुआ है, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन। क्यों बेटा पेरिफेरल, क्योंकि पेरिफेरी पे। अब मैं अगर आपको पूछूं कि दिस प्रोटीन इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, ऑन व्हाट बेसिस, कौन से बेसिस पे, किस मुद्दे पे आपने प्रोटीन के दो अलग अलग पार्ट किए? तो वो मुद्दा है बेटा आपका ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन, के बेटा आप इसको कहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ एक्सट्रैक्शन। अगर मैं उसको आराम से ऊपर से निकाल दे रहा हूं तो पेरिफेरल होगा, यानी जो आपके सुपरफिशियली लोकेटेड है, सुपरफिशियल लेयर पे है, या वो अगर हल्का सा भी अंदर एम्बेडेड है, क्या है बेटा, एम्बेडेड। एम्बेडेड का स्पेलिंग शायद गलत होने वाला है,
बट कोई बात नहीं, एम्बेडेड है। अब देखो एम्बेडेड दो तरीके से हो सकता है, टू तरीका। एक होता है पार्शियली एम्बेडेड, पार्शियल बोले तो सर हल्का हल्का अंदर है, और एक होता है टोटली एम्बेडेड, पूरी तरह से अंदर घुस चुका है। देखो जैसे ये पार्शियली एम्बेडेड दिखा मैंने तुमको, हल्का सा घुसा, ये पूरे घुस गए अंदर, ठीक है। सो दीज आर इंटीग्रल प्रोटीन्स, एंड देन देयर आर पेरिफेरल प्रोटीन्स जो ऊपर सो रहे हैं। तो आप जहां से जिसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसके बेसिस पे दिया हुआ है, ठीक है भाई साहब, ओके। अब ये जो आपको दिख रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स, दीज आर नथिंग एल्स बट शुगर। शुगर है, शुगर किसके साथ जुड़ा हुआ है, शुगर किसके साथ जुड़ा, प्रोटीन के साथ। तो यहाँ पे इट विल एक्ट एज एंटीजन, किसकी तरह काम करेगा बेटा, इट विल एक्ट एज एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन आर द रिसेप्टर्स, दे आर द रिसीविंग साइट्स। किसी चीज को आके बाइंड होना होगा, होगा कहां पे, रिसीवर पे। इज दैट क्लियर, है ना। तो कोई ना कोई तो रिसीव करने वाला होना चाहिए, मेहमान कोई भी हो, रिसीवर इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना। तो रिसीवर कौन है, शुगर, जो प्रोटीन के साथ है, प्रोटीन के साथ। अगर मेरा शुगर लिपिड के साथ है, देखो ये भी शुगर ही है, तो मैं इसको बोलूंगा ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलूंगा बेटा, ग्लाइकोलिपिड। अब एक शुगर जो प्रोटीन के साथ एम्बेडेड है, इट इज एक्टिंग एज एंटीजन, जो चीजों को बाइंड करके अंदर ले जाएगा तो बाहर ले जाएगा। फंक्शन की बात अपने बाद में करेंगे, जस्ट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आपका प्यारा स्ट्रक्चर, ठीक बात है, ओके। तो जब हम ग्लाइकोलिपिड की बात कर रहे हैं बेटा, तो दिस ग्लाइकोलिपिड एक्ट एज, क्या काम करेगा ये क्रिएट करेगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या क्रिएट करता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट कर देगा, यानी अनइवन बना देगा बाहर और अंदर के स्ट्रक्चर को। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करना भी जरूरी है ताकि चीजों का ट्रांसफर हो सके बाहर से अंदर, ठीक बात है, इतना समझ में आ गया, ओके वेरी गुड, ठीक है। और ये भी शुगर है, ठीक है, ये सब शुगर है। कोलेस्ट्रॉल बता दिया, शुगर बता दिया, कुछ बाकी है, आई डोंट थिंक सो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आपका प्यारा सा सेल मेम्ब्रेन। आप एक बार देख लीजिए बड़े ही प्यार से, ठीक है ना, ओके। और तो कुछ बाकी नहीं है। ग्लाइकोलिपिड भाई पोलर होता है, आपको पता होना चाहिए, ऊपर का हेड है तो पोलर है, शुगर जो है वो पोलैरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। और तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बाकी होगा, ठीक है ना, फाइन, दिस इज ऑल। हाँ, ओहो हो, नाम तो भूल ही गए बाबू, नाम नाम आओ। आई थिंक तुमको स्ट्रक्चर तो क्लियर होगा ना। देखो कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, इंटीग्रल प्रोटीन, प्रोटीन है भाई, काम करेगा अपना, कुछ भी चीज रिसीव करनी होगी कहां से करेगा, शुगर है उसके पास, एंटीजन की तरह काम करेगा। जो शुगर लिपिड के ऊपर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कहाँ गया, खटे, ये रहा ग्लाइकोलिपिड, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है। शुगर है नेचर में तो बाहर क्या देगा, पोलैरिटी देगा, यानी जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो आके अंदर आने चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ये देखो, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, दोनों नॉन पोलर नॉन पोलर। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा एनवायरमेंट होगा ना अंदर के साइड, दैट इज गोइंग टू बी नॉन पोलर। नॉन पोलर से क्या होता है बेटा, द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन बिकम्स इजी, लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन बिकम्स इजी, लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन बिकम्स इजी। तो लैटरल मतलब क्या, लैटरल मींस व्हाट, द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन हियर एंड देयर, साइड वाइज, कौन से वाइज, साइड वाइज। तो जब साइड वाइज प्रोटीन का मूवमेंट इजी होने वाला है, किसकी वजह से, नॉन पोलर टेल्स की वजह से, क्योंकि ऊपर से भी नॉन पोलर नीचे से भी नॉन पोलर, ये आपका मेम्ब्रेन है ना, दोनों नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इज गोइंग टू बी इजी, इज दैट क्लियर। कोलेस्ट्रॉल आपका मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर देगा, ये मैं 3-4 बार बोल चुका हूं क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अब देखो कुछ और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। द वेरी फर्स्ट वन इज डैनियल डेविसन। बेटा वो डैनियल नहीं जो आप सोच रहे हो, अगर आप वही वाला डैनियल या डैनियल्स सोच रहे हो तो आप बिगड़ चुके हो, आप बर्बाद हो चुके हो, ठीक है। चाहे जैक डैनियल्स हो या फिर, नाउ यू नो, करेक्ट। तो डैनियल डेविसन ने क्या किया, लिपिड के बाइलेयर को उन्होंने ये बताया कि लिपिड बाइलेयर इज सराउंडेड बाय ग्लोबुलर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बेटा, ग्लोबुलर प्रोटीन, है ना, जो प्रोटीन दिख रहे हैं आपको, दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन। देन रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट हुए, ही सेड दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय फाइब्रस प्रोटीन। किससे घिरे हुए हैं, फाइब्रस प्रोटीन से। यानी यूनिट मेम्ब्रेन मॉड्यूल लिख दिया कि भाई एक यूनिट मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल लेयर है, जिसके आजू बाजू प्रोटीन घूम रहे हैं, है ना। तो उन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया। फिर आया इन सब का पापा, है ना, पापा है पापा, पूरी दुनिया का पापा। कौन है, दो पापा थे, ओ टू डैडीज, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब क्या होता है, देखो फ्लूइड पानी पानी पानी, मोज़ेक लिपिड लिपिड लिपिड, और मॉडल, ये मॉडल दिया आपके सिंगर एंड निकोलसन ने कौन सा साल में, 1972। एंड उन्होंने स्ट्रक्चर दिया बेटा क्वासी फ्लूइड नेचर। क्या बताया उन्होंने,
क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नाम क्वासी फ्लूइड क्यों रखा गया? क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है सेमी सॉलिड। क्या होता है बेटा? सेमी सॉलिड, या तो मैं कह सकता हूँ सेमी फ्लूइड या फिर फ्लूइड, जो भी है ना। तो सेमी सॉलिड, सेमी फ्लूइड या तो फ्लूइड वाला है ना, क्वासी फ्लूइड, यानी पूरी फ्लूइडिटी भी नहीं है। अब फ्लूइडिटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ दिस प्रोटीन्स टू फ्लो इनसाइड द मेम्ब्रेन, एबिलिटी ऑफ दिस प्रोटीन्स टू फ्लो इनसाइड द मेम्ब्रेन, यानी कितने फ्रीली मूव कर सकते हैं अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं क्वासी नेचर या तो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? यहां तक आई डोंट थिंक सो आपको कोई डाउट होनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कुछ बाकी भी है इसमें। यस, कुछ नहीं बाकी है बेटा, मैंने देख लिया नोट्स में, मेरे नोट्स यहीं रखे, मतलब आई कीप चेकिंग, है ना, अच्छी बात है, चेक कर लेना कुछ बाकी रहे। हाँ यस, देखा, मैंने देखा तो मुझे पता चला। दिस कोलेस्ट्रॉल इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स। कहाँ प्रेजेंट है बेटा? सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं? ओके। कोलेस्ट्रॉल वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स। ऐसा क्यों? सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को ही क्यों दिया, ये बताओगे आप मुझे कमेंट में। कहाँ बताओगे? कमेंट में बताना कि सर क्यों ऐसा हुआ कि कोलेस्ट्रॉल को स्ट्रक्चर को, मेम्ब्रेन स्टेबिलाईजर वाले स्ट्रक्चर को सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में दिया। एक हिंट दे देता हूं कि एनिमल सेल के पास दूसरा कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन द एनिमल सेल। प्लांट सेल के पास ऑप्शन है, ये मेरा हिंट था, ताकि आपको ऐसा नहीं लगा ना कि सर को तो पता ही नहीं, इसलिए बोल देगा कमेंट में लिख दो। बेटा हल्के में मत लेना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब हम लोग देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, लेकिन अभी क्लाइमैक्स बाकी है मेरे दोस्त। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखना है हमें। अभी आपने बहुत ही सुंदर सा स्ट्रक्चर देखा था सेल मेम्ब्रेन का, अब हमको उसके फंक्शंस देखने हैं। आइए देखते हैं। बेटा सेल मेम्ब्रेन बोला है ना, सेल मेम्ब्रेन हर जगह लगभग लगभग ये होता है आउटर मोस्ट लेयर। देखो प्लांट के पास तो एक चॉइस है, लेकिन एनिमल के पास कोई भी चॉइस, कोई भी ऑप्शन, कोई भी दूसरा विकल्प मौजूद ही नहीं है। यानी कि यही वो लेयर है जो एनिमल सेल का करता धरता है। सही बात है। तो आउटर मोस्ट लेयर होने के खातिर खातिर इसके पास दो फंक्शन होते हैं बेटा, दो फंक्शन। एक होता है बेटा प्रोटेक्शन का। क्या होता है बेटा? प्रोटेक्शन। और दूसरा होता है चीजों का ट्रांसपोर्ट करना, है ना। देखो अगर आपको इंडिया के बाहर जाना हो तो बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ता है लीगली। हाँ लीगली बॉर्डर क्रॉस करके जाना, काट के नहीं बेटा, वो इलीगल हो गया। हाँ, वो अलग बात है। वेस्ट बंगाल और कश्मीर वाले देख ही रहे हो, तो चलो एसएस में नहीं घुसते, स्टिक ऑन साइंस। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर करना हो, यानी मुझे मान लो इस क्लासरूम के अगर बाहर जाना है तो मुझे डोर खोल के ही जाना पड़ेगा, खिड़की खोल के जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मैं पार करके ही जाऊंगा। समथिंग आई विल क्रॉस, आई हैव टू क्रॉस समथिंग इन ऑर्डर टू एंटर इनटू सम अदर मीडियम। यस और नो? सिमिलरली मान लो कि ये आपके सेल का आउटर लेयर है, आउटर एनवायरमेंट, ओके। और ये तुम्हारे सेल के अंदर वाला हिस्सा है, लेट्स राइट इनसाइड द सेल। तो किसी भी चीज को आउटर एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट तुमको दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ओके। तो आउटर एनवायरमेंट से कुछ भी अगर इनर साइड आना है, बाहर से अंदर, तो किसी ना किसी को तो क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ मेरी जान, अंदर साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड, बाहर से कौन आएगा? सॉल्यूट। अरे वाह होशियार हो गए तुम तो बाहर से सॉल्यूट आएगा अंदर, किसी ना किसी मकसद से आ रहा है, वो कोई ना कोई पर्पस है उसका। क्या पर्पस है बताता हूं। देखो पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, प्रोटेक्शन की भी बात करें। चलो प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, बड़ा छोटू सा है। प्रोटेक्शन में क्या है बेटा? देखो आपके सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम था बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चार नामों में से एक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। काहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन? क्योंकि बेटा प्लाज्मा है इसके अंदर, साइटोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म को होल्ड करके रखता है, साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करके रखता है। सिंस इट प्रोटेक्ट्स द साइटोप्लाज्म, since it maintains the shape of the cell, especially in animals और especially in those cells which lack cell wall, तो वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट सा रोल हो जाता है, जिसका नाम है प्रोटेक्शन। और जिसके लिए उसको बोला गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि पूरे साइटोप्लाज्म को घेर के रखने का काम किसका? सेल मेम्ब्रेन का। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रहा है कि कोई भी मॉलिक्यूल है ना, एनी मॉलिक्यूल्स, ओके, एनी molecule will be transported
inside or outside the cell only if it crosses cell membrane। यानी अगर आपके सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोई चीज नहीं जा सकती, अंदर कोई चीज नहीं आ सकती, तो वो सेल के लिए कोई लेने देना ही नहीं। समझ लो, सेल के अंदर आना है सेल मेम्ब्रेन से आना पड़ेगा, सेल के बाहर जाना है सेल मेम्ब्रेन से ही जाना पड़ेगा। तो सेल मेम्ब्रेन आर द गेट कीपर्स ऑफ द सेल्स। सेल के अंदर की दुनिया में क्या हो रहा है, सेल की बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, कौन आएगा कौन जाएगा कौन देखेगा, ये सब कुछ सेल मेम्ब्रेन। दैट इज व्हाई द ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे हमने दो नाम पढ़े थे इसके, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बेटा सेमी बोले तो क्या क्या होता है, सेमी का मतलब, सेमी सेमी का मतलब होता है हाफ। अगर मैं बोलूं सर्कल पूरा गोला, सेमी सर्कल, ओ हाफ गोला हाफ गोला हाफ गोला, ठीक है। तो सेमी सर्कल मतलब हाफ। उसी तरह से सेमी परमेबल आधी चीजों को आने देगा आधी चीजों को नहीं आने देगा। इफ यू टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो ऊपर वाला लेयर होता है ये होता है पोलर। ऊपर वाला लेयर पोलर, यानी पोलर चीज डायरेक्ट घुस जाएगी अंदर, पुचुक घुस गई, अंदर आते नॉन पोलर फिर अटक गया। उप्स, ये तो सोचा ही नहीं। फिर कुछ ऐसी चीजें जो हार्मफुल है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन खुद डिटेक्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें जिनके लिए कोई रिसेप्टर ही नहीं है, कोई रिसीव करने वाला ही नहीं है, इज्जत ही नहीं मिली तो कौन आएगा, है ना। यू नेवर सिट ऑन द टेबल वेयर द रिस्पेक्ट इजंट सर्व्ड। गेटिंग इट? सिमिलरली ओवर हियर क्या हो रहा, अगर मेरे पास रिसेप्टर है ही नहीं तो वो अंदर आ भी नहीं सकता, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो उन केसेस में हम लोग उसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कभी कभी होता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इट विल ओनली अलाउ द सिलेक्टिव सॉल्यूट्स टू एंटर द सेल। तो इसके कुछ मैकेनिज्म है बेटा, कुछ मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म हम देखते हैं, बड़ा सिंपल सा। दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्या लिखा है मैंने, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा होता है आपका प्यारा सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट विल ट्रांसपोर्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स पैसिवली एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट विल ट्रांसफर द मॉलिक्यूल एक्टिवली। वाह, तालियां। ऐसा डेफिनेशन लिख के आओगे चमाट पड़ेगा मुंह पे, क्या पता टीचर थूक ही ना दे, अलग बात है ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है बेटा द मूवमेंट विल टेक प्लेस अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब सर आप कब से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कर तो रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, समझ गए, ओके। और ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, ग्रेडियंट बोले तो क्या डिफरेंस। तो जब जब आपके कॉन्सेंट्रेशन के अंदर डिफरेंस आएगा चीजों का मूव होना चालू हो जाएगा, है ना, इसका मतलब होता है डिफरेंस। समझो, यहाँ देखो, ये मेरा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, बाहर कुछ मॉलिक्यूल्स है, ट्रायंगल ट्रायंगल बना दे रहा हूं अभी के लिए, ये मेरा मॉलिक्यूल है, अंदर ये वाला मॉलिक्यूल कम है, बाहर ये मॉलिक्यूल ज्यादा है, ठीक है। तो बाहर से अंदर आना ज्यादा इजी रहेगा, यस और नो? हाँ जी सर, आप तो बिल्कुल सही बात कर रहे हो। तो बस जहां पे मॉलिक्यूल ज्यादा है वहां से कहाँ आएगा मॉलिक्यूल जहां पे मॉलिक्यूल कम है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, दोनों जगह पॉसिबल है, ठीक है। अगर अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा होता तो बाहर चले जाता, फिलहाल बाहर ज्यादा है तो अंदर आ गया, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे कोई एनर्जी यूज नहीं होती, नो एटीपी इज यूज्ड। यहां पे आपको लिखना है नो एटीपी इज यूज्ड, किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी यहां पे यूज होती नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के भी टाइप हैं। ओ सर ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, बस बेटा थोड़ी देर और। होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, ओके, या फिर मूवमेंट ऑफ गैसेस, मोस्टली तो हम यहाँ पे पार्टिकल्स लिख देते हैं दोनों आ जाएंगे, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे वो लोग ज्यादा है, फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओ मैंने तो खाली देयर कॉन्सेंट्रेशन लिखी ना, देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको बेटा बोला जाता है डिफ्यूजन। क्या बोला जाता है डिफ्यूजन, देखो मैंने क्या लिखा है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी जहां पे पार्टिकल ज्यादा होगा, ये रहा आपके सेल के बाहर ज्यादा है, वहां से पार्टिकल कहां जाने वाला है जहां पार्टिकल कम है, एज सिंपल एज दैट। एंड सिंस द साइटोप्लाज्म इज मोर देन द पार्टिकल, सो द पार्टिकल इज नोन एज सॉल्यूट एंड द साइटोप्लाज्म इज लाइक अ सॉल्वेंट, जहां पे जाने वाला है। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट है? डिफ्यूजन का मतलब क्या, कोई एनर्जी यूज होने वाली नहीं है क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में आ रहा है, पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, सॉलिड्स का मूवमेंट हो रहा है, मोस्टली गैसेस आएंगे, कहां से कहां चले जाएंगे बेटा, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से कहां चला जाएगा जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आप क्लासरूम में बैठे हो, नहीं गंदा एग्जांपल नहीं देना यार अच्छा वाला देते चलो। इफ आई एम सिटिंग इन माई बेडरूम, खतरनाक है ना, लेविश बेडरूम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, है ना।
तो अगर मैं किसी कोने में एक रूम स्प्रे छिड़क दूं, रूम स्प्रे, वहां से पूरे रूम में गैस फैलेगा, पूरे रूम में स्मेल आए, कब तक आएगा? जब तक इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाता। इसका मतलब क्या? जहां पे गैस ज्यादा था, कौन सा गैस? परफ्यूम वाला गैस, रूम फ्रेशनर, वहां से वो स्प्रेड हुआ कहां पे? जहां पे वो वाला पर्टिकुलर गैस नहीं था। एयर तो था, वो परफ्यूम वाला गैस नहीं था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जहां से गैस ज्यादा था वहां पे गया जहां पे गैस कम है। मूवमेंट ऑफ गैसेस अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कि भाई जहां पे गैस ज्यादा है वहां से कहां जाएगा? जहां पे गैस कम है। ज्यादा है, कम है, फैल गया, क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। एग्जैक्टली, ठीक है, ओके। सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट है। तुमको क्या लगा एक्टिव ट्रांसफॉर्मर ने गलती से यहां लिख दिया, जगह ऐसे ही छोड़ दी? आई एम अ मैन विद अ प्लान, रिमेंबर दैट। ओके, चलिए, इनसाइड द सेल हो गया बेटा। इनसाइड द सेल कितना ही इनसाइड कर लोगे। चलो अगला है बेटा ऑस्मोसिस। क्या है? ऑस्मोसिस। ये भी आप 9th में पढ़ के आओ। क्या होता है ऑस्मोसिस? चलो बताओ, जल्दी बताओ। बच्चे ऐसे ही बोल देंगे ना, अपने बच्चे होशियार है क्या? सटासट 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 आंसर दे दो। ऑस्मोसिस का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लिखा तो ऑस्मोसिस का मार्क्स 0, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या होता है बेटा? मूवमेंट ऑफ वाटर H2, ठीक है, कहां पे? अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में ना खेला होता है, खेला बताता तुमको। देखो, एक चीज ये हो सकती है कि पानी जहां पे ज्यादा हो, H2O जहां पे ज्यादा हो वहां से पानी मूव करेगा जहां पे पानी कम हो। ठीक है, जहां H2O ज्यादा है वहां से मूव करेगा जहां पानी कम है। एक मिनट, कुछ तो मिटा मेरे शर्ट से। क्या लगा है? मार्कर। बेटा शर्ट है थोड़ी महंगी वाली, तो आई डोंट रिस्क एनीथिंग। ठीक है, डिफ्यूजन। चलिए, तो पानी जहां पे ज्यादा है वहां से कहां जाएगा? जहां पानी कम है। यानी मान लो मेरे पास एक बाल्टी है 10 लीटर की, एक कंटेनर ले रहा हूं मैं इस तरह का, यहाँ पे बीच में मैंने डाल दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे 10 लीटर पानी, यहाँ पे 2 लीटर पानी है। कहां से कहा जाएगा पानी? 10 लीटर से 2 लीटर में। सिंपल, जहां पानी ज्यादा है वहां से कहा जाएगा जहां पे पानी कम है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। दूसरा एक डेफिनेशन ये भी कहता है, इफ यू टॉक विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, इफ यू टॉक विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, केमिस्ट्री में मोस्टली आता है कि जहां पे सॉल्यूट कम है वहां से पानी जाना पसंद करता है जहां सॉल्यूट ज्यादा है, ताकि जाके उसको डिसॉल्व कर सके। समझ में आया? जहां सॉल्यूट कम है वहां से पानी कहां जाता है? जहां सॉल्यूट ज्यादा है। एक एग्जांपल दे दूं, डरोगे तो नहीं? आप पहले काम करना, स्कूल अगर जाओगे, टिफिन बॉक्स लेके जाओगे, अगर जिस भी दिन ये वीडियो देख रहे हो, जहां जब भी तुम्हारे पास ये वीडियो पहुंची है, या फिर घर पे फ्रूट पड़ा होगा, टमाटर होगा, प्याज होगा, कुछ भी होगा, उसको काटना, काट के रखना हाथ में, उसके ऊपर नमक छिड़क देना। आप देखोगे नमक गीला हो गया। या फिर क्या करना, उस टमाटर को या आलू को या प्याज को, जो भी आपने काटा है, वाटर कंटेनिंग फ्रूट या वेजिटेबल होना चाहिए, उसको एक कटोरी में रख लेना। आजू बाजू पूरा सॉल्ट सॉल्ट, टाटा नमक, देश का नमक, जो भी नमक लेना ले लो बेटा, सिंधा नमक, जो भी लेना, इट्स टोटली योर चॉइस। चाइना सॉल्ट मत लेना, ठीक है। वो भी नमक आपने ले लिया, टमाटर को उसमें डुबो दिया, थोड़ी देर बाद देखो पूरा नमक गीला गीला हो गया। द सॉल्ट इज वेट। हाउ? ये कैसे हुआ? तो बेटा हुआ कि तुम्हारे सेल ने, तुम्हारे टमाटर ने पानी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बाहर सॉल्यूट ज्यादा हो गया, टमाटर के अंदर सॉल्यूट कम था, है ना? तो टमाटर ने पानी छोड़ दिया। चलिए, ठीक है, टमाटर ने तो फिर भी पानी छोड़ा है, उसने तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। ठीक है, तो बेटा पढ़ लो, वक्त है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है बेटा यूसेज ऑफ एटीपी, यूसेज ऑफ एटीपी। ठीक है, ये डायग्राम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन से टाइप के डिफ्यूजन होते हैं, कौन सा ट्रांसपोर्ट है, सब बताऊंगा, डोंट वरी, इसीलिए डायग्राम बना के रखा है। यूसेज ऑफ एटीपी का मतलब हम लोग यहाँ पे एनर्जी यूज करेंगे पार्टिकल को यहाँ से वहां मूव करने के लिए। ठीक है, अब क्यों एनर्जी देनी पड़ रही है? क्योंकि बेटा वो अपने आप नहीं जा रहा। अपने आप क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना ही नहीं, देयर इज नो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स हैव टू मूव opposite to the concentration gradient, against the concentration gradient। अंडरस्टूड? तो एनर्जी तो यूज होगी, बिल्कुल होगी। जैसे अगर मुझे पेन से ये मार्कर को यहाँ से छोड़ना हो, फ्री फॉल कराना हो, तो मुझे कोई एनर्जी नहीं लगेगी, मैं से छोड़ सकता हूँ अंडर द ग्रेविटी, आराम से चला जाएगा। लेकिन मुझे ऊपर फेंकना हो तो कुछ तो एनर्जी लगेगी बाबू। तो वही बात है। मान लो अब ये ट्राइंगल अंदर है, हाँ बाहर है, चलो बाहर, बाहर ही रखते हैं ना, बाहर ट्राइंगल कम है,
अंदर ट्रायंगल 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 और बहुत सारे ट्रायंगल ज्यादा है, ठीक है। आइडियली होना क्या चाहिए, ट्रायंगल अंदर से बाहर जाना चाहिए, अंदर से बाहर जाना चाहिए, लेकिन मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरी जरूरत है, मेरा डिजायर है और कंडीशंस भी इसी को फेवर कर रहे हैं कि मैं बाहर के मॉलिक्यूल को अंदर लेके बाहर के मॉलिक्यूल को अंदर लेके आऊं। होना क्या चाहिए था, अंदर का बाहर जाना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है। तो बाहर मॉलिक्यूल कम थे, अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा थे, अंदर से बाहर जाना चाहिए था, ऐसा हुआ जी नहीं, उप्स मोए मोए। तो जो बाहर से मॉलिक्यूल फिर से अंदर ही आ रहे हैं, ओवर दिस पॉइंट यू मस्ट यूज ATP and this is the example of active transport. This is the example of active transport. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे movement of molecules or let's say particles against the concentration gradient, against the concentration gradient, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस। अब देखो कुछ चीजें देखते हैं, डिफ्यूजन के बारे में देखते हैं। सी, यहां से जो मूवमेंट डायरेक्ट हो गया ना, दिस वन, कि भाई बाहर ज्यादा है अंदर कम है, दिस इज सिंपली नथिंग एल्स बट सिंपल डिफ्यूजन। ये कौन सा डिफ्यूजन है बेटा, सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं हो रही। अब क्या होगा, मान लो यहां पे मैं कुछ मॉलिक्यूल दे देता हूं, लेट्स से स्क्वायर मॉलिक्यूल आ गया। कौन सा मॉलिक्यूल आ गया, स्क्वायर वाले मॉलिक्यूल। अब ये जो स्क्वायर मॉलिक्यूल है, दीज आर नॉन पोलर इन नेचर। क्या है बेटा, दीज आर नॉन पोलर इन नेचर। कहां लिखूं यार, कांड हो गया ये तो, जगह नहीं है लिखने की जगह नहीं है। नॉन पोलर, नॉन पोलर मेरा लिखा हुआ दिख रहा है तुमको, अरे शाबाश विशाल, क्या बात है विशाल से, एक नंबर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है मेरा। हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कि जो फॉस्फोलिपिड का हेड होता है, यानी फॉस्फेट का बना हुआ हेड होता है, दैट इज पोलर इन नेचर। किसका बना है, पोलर का, पोलर है, यानी पोलर मॉलिक्यूल तो डायरेक्ट नहीं लेगा वो, ये नॉन पोलर है। बगावत कर बैठा, जाना तो इसको भी अंदर है, ये नहीं मानेगा भाई मैं भी जाऊंगा, मैं क्यों नहीं जाऊं, है ना, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल तो सॉल्यूट, नॉन पोलर तो भगा दो, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। इसको भी जाना है, कैसे जाएगा, तो बेटा ये जाएगा कैरियर प्रोटीन से। किससे जाएगा, कैरियर प्रोटीन। तो ये जो आपको वस्तु दिख रही है ना, वस्तु जो चीजें हैं ना यहाँ पे, ये तीनों 1 2 3, ये सब क्या बेटा, कैरियर प्रोटीन। बेटा ये वो कैरियर नहीं है जो आपका भविष्य संभाल ले, ठीक है, ये कैरियर है नहीं लेके जाने वाला, ठीक है, कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन जो है आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अंदर लेके जाता है। मान लो यहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ अंदर लेने का, ओके अंदर ले लिया सर, ठीक है। हो नहीं रहा था डिफ्यूजन, हम करवा रहे हैं, वी आर फैसिलिटेटिंग द डिफ्यूजन, इट वाज नॉट हैपनिंग बाय इट्स ओन, फैसिलिटेटिंग। अगर आप किसी चीज को फैसिलिटेट कर रहे हो, जबरदस्ती करवा रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये लोग क्या करवाएंगे बेटा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बताता हूं कैसे कराएंगे। ये मॉलिक्यूल अंदर आ गया, ओके अंदर आके ट्रैप हो गया, देखो यहां से अंदर ले लिया, ट्रैप हो गया, ठीक है। अंदर आते समय ये नीचे की तरफ बढ़ेगा, 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 बढ़ गया। जो मॉलिक्यूल पहले बाहर हुआ करते थे नॉन पोलर, अब वो अंदर आ चुके हैं। जो मॉलिक्यूल पहले बाहर हुआ करते थे वो अंदर आ चुके हैं। तो ये जो ट्रांसफर हुआ, दिस ट्रांसफर, दिस काइंड ऑफ ट्रांसफर, इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बेटा ये रहा, यहां लिखा है मैंने, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अंडरस्टूड। डिफ्यूजन दो टाइप के, एक होता है सिंपल विथ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बाहर ज्यादा है अंदर कम है, डाल दो ना यार, सिंपल डिफ्यूजन। अंदर ज्यादा है बाहर कम है, होना उल्टा चाहिए था लेकिन हो नहीं रहा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर से अंदर ही खींचना। अब डिफ्यूजन भी नॉर्मली नहीं हो रहा, सिंपल डिफ्यूजन हो नहीं रहा है, देयर आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कैसे मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। These non-polar molecules must be brought inside the cell because the cell needs it. सेल को चाहिए तो चाहिए, मांगता है तो मांगता है। तुम मना करने वाले कौन होता, तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या है, नहीं है कोई औकात, लाने दो उसको अंदर। कैसे लाएगा, कैरियर प्रोटीन से लाएगा। कैरियर प्रोटीन कैसे ला रहा है बेटा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हो नहीं रहा था, हमने फैसिलिटेट करवाया है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आई होप कि अब तुम्हारा सारा का सारा सेल का फंक्शन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन पूरा हो चुका है। आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है भाई साहब, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर, है ना। कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाए। डिफ्यूजन तो नॉर्मली कैसे हो जाता है, बाहर सॉलिड ज्यादा अंदर कम है, सॉलिड ऐसे आ जाए जैसे ग्लूकोज का होता है ना, ग्लूकोज अंदर बाहर कर सकते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से आ ही जाता है, ठीक है। वैसे तो इंसुलिन लेके घुसता है उसको अंदर, कैरियर प्रोटीन की भी हेल्प लगती है,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल अगर दे दूं तो लेट्स से क्या दूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, सोडियम पोटेशियम पंप है ना, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी सोडियम और पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर होते हैं, एनर्जी से होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स। बोर्ड हमारा भर चुका है। तो बेटा आज के हमने सुंदर से वीडियो में, अति सुंदर, क्या ही डायग्राम बनाया सर ने, तो ठीक है। सो इस वीडियो में हमने देखा टोटली अबाउट सेल मेम्ब्रेन। तो दिस होल वीडियो वाज डेडिकेटेड टू सेल मेम्ब्रेन। इससे ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो नीट हो या कुछ भी हो, हमने सब कुछ लगभग कवर कर लिया है। क्वेश्चंस आप अपने तरफ से अपने साइड से कर लेना सॉल्व। आई एम नॉट श्योर कि इस साल मैं क्वेश्चंस भी करवा पाऊंगा कि नहीं, बट हाँ पढ़ाने का मैंने एक वो लिया है कि भाई पूरा सिलेबस पढ़ाना है एक बार यूट्यूब पे मुझे, ठीक है। तो मैं वो कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना, बिकॉज अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो मैं पढ़ाते रहूंगा ऑन यूट्यूब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।